Good morning, 6th class. Today we are starting the new chapter of history from gathering to growing food. In this chapter, first of all, see this first paragraph. Nano was eating her favorite food. नैनो अपना फेवरेट फूड खा रही है जो कि बॉयल्ड राइस है, स्क्वैश है एंड पम्पकिन्स, बीन्स एंड मीट. उसकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने स्क्वैश और पम्पकिन को, बीन्स को अपने घर में ही उगाया हुआ है गार्डन में. तो उसे याद आ जाता है कि ये जो फूड बहुत ज़्यादा अलग है जो वो मध्य प्रदेश में फूड खाती थी जब वो स्कूल के ट्रिप पे गई थी, क्योंकि वहाँ का जो खाना था वो ज़्यादा हॉट और स्पाइसी था. तो ये चेंजेस क्यों हैं, एरिया वाइज फूड वैरायटीज़ क्यों चेंज होती हैं, ये नैनो के माइंड में क्वेश्चन है. तो इससे हमारे सामने नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ आता है वैरायटीज़ ऑफ फूड, कि आज के टाइम में हमारा जो फूड है वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ग्रेन, अनाज, मिल्क, मीट, ये चीज़ें हम खाते हैं. ठीक है. एंड ये चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं, प्लांट से और एनिमल से, जिनको हम पालते हैं. अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं अलग अलग तरह की कंडीशंस में. ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि अगर आपको चावल को ग्रो करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पानी चाहिए, और वीट और बार्ले के कंपैरिजन में चावल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए. तो जो फार्मर्स हैं वो इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे पानी हो. वो राइस को वहाँ ग्रो नहीं कर सकते जहाँ पे पानी ना हो. उसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को सर्वाइव करते हैं. जैसे कि शीप और गॉट है वो इजीली सर्वाइव कर जाती हैं, जबकि कैटल जो हैं वो ड्राई एरिया में और हिली एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको अपना एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है. तो हमने ये भी देखा था चैप्टर 2 में जैसे कि वुमेन और मैन जो हैं वो हमेशा सेम फूड प्रोड्यूस नहीं करते, डिफरेंट फूड प्रोड्यूस करते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या सीखा, ये सीखा कि जो प्लांट्स हैं, जैसे राइस को ज़्यादा पानी चाहिए तो वो उसी एरिया में ग्रो होगा जहाँ पे ज़्यादा पानी मिलता हो. और एनिमल्स भी, कुछ एनिमल हर इन्वायरमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, कुछ एनिमल्स हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं करते. नेक्स्ट है द बिगिनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग. तो चैप्टर 2 में हमने देखा था कि वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है. मैंने उसमें आपको बताया था कि जो बर्फ़ थी अर्थ पे वो पिघली और थोड़ा एनवायरनमेंट गर्म हुआ जिससे लोगों का सर्वाइव करना आसान हो गया था. तो हमने देखा था कि क्लाइमेट वर्ल्ड का चेंज हो रहा था और उसी हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स जो लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड वो भी चेंज हो रहे थे. मैन, वुमेन, बच्चे, दे ऑब्जर्व्ड सेवरल थिंग्स. उन्होंने कई चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया. उन्होंने देखा कि कहाँ से एडिबल प्लांट्स, खाने वाले जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे सीड्स कैसे उगते हैं, सीड में से पौधा कैसे उगता है. और उन्होंने ये देखा कि कैसे सीड जब ग्राउंड पे फैल जाते हैं तो कैसे उनमें से न्यू प्लांट स्प्राउटेड होता है. परहैप्स शायद इसी तरीके से उन्होंने प्लांट्स को लुक आफ्टर करना शुरू किया. ठीक है. फिर उन पौधों को बर्ड्स से और एनिमल्स से बचाना शुरू किया ताकि वो उनको ख़राब ना कर दें. फिर उन्होंने धीरे धीरे ध्यान रखा कि ये सीड्स राइपन कर जाएं, पक जाएं. इस तरीके से जो लोग थे वो फार्मर्स बने. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन could also attract and then tame animal by leaving food for them near their settlers. अब बच्चे, औरतें और मर्द ये क्या करने लगे, ये जो जिन एनिमल्स को ये टेम करते थे, उनके पालते थे जिन एनिमल्स को, उनके लिए खाना रखने लगे अपने शेल्टर्स के आसपास. सबसे पहले एनिमल जिनको इन्होंने पाला वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग. डॉग का ही एंसेस्टर था, पूर्वज था, जिस एनिमल को इन्होंने सबसे पहले पाला. बाद में लोगों ने इनकरेज किया उन एनिमल्स को पालना जो जेंटल हैं. फिर जेंटल मतलब जैसे कि गायें हैं, है ना, भेड़ें हैं, ऐसे एनिमल्स को उन्होंने पालना शुरू किया और अपने कैंप्स के आसपास उनको ठहराना शुरू किया. ये एनिमल्स कौन से थे, शीप, गॉट, कैटल्स.
और पिग भी थे। ये झुंड में रहते थे और ये ज़्यादातर घास खाते थे। लोग इनको प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से, क्योंकि देखो शेर चीता इन पे अटैक कर सकते थे, तो इनको प्रोटेक्शन भी मिलने लगी ह्यूमन बीइंग की तरफ से। और इस तरह से ह्यूमन बीइंग क्या बन गया, हार्डर बन गया। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सीखा कि प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट कंडीशंस में सर्वाइव करना होता है। दूसरे पैराग्राफ में हमने सीखा कि कैसे ह्यूमन बीइंग फार्मर बना, और इस पैराग्राफ में आपने देखा कि कैसे वो हार्डर बना। हार्डर मतलब जो पशुओं को पालता है, ठीक है। उसके बाद है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स टू बी द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम। भी क्या कारण है कि डॉग को ही सबसे पहले टेम किया गया, पाला गया। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास यहाँ एक पैराग्राफ आता है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन होता है पालना। ये वो प्रोसेस है डोमेस्टिकेशन जब लोग प्लांट्स को और एनिमल्स को लुक आफ्टर करते थे, पालते थे, ठीक है। और दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। देखो जो प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग पालता था वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से अलग होते थे, इसीलिए ह्यूमन बीइंग इन स्पेशल प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स, उन प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता था आर नॉट प्रोन टू डिसीज़, जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी और या नहीं हो सकती थी। दे आल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड वेरी लार्ज साइज ग्रेन, और ऐसे प्लांट्स ये ग्रो करते थे जिससे काफ़ी ज़्यादा अनाज पैदा हो, और हैव स्ट्रॉन्ग स्टैल्क्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन्स, ठीक है। और उसके तने मजबूत हों और वो पके हुए अनाज का भार उठा सकें। सीड्स आर सिलेक्टेड, प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू एंश्योर द न्यू प्लांट। उन सीड्स को, उन बीजों को संभाला जाता था, सिलेक्ट किया जाता था, जिनका इस्तेमाल करके फिर से न्यू प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, और वो भी सेम क्वालिटी का न्यू प्लांट। अब देखो फर्स्ट स्टैंजा में आपको प्लांट्स की बात समझ आ गई अच्छे से कि किस तरह के प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, कि उन एनिमल्स को बच्चे वो पालते थे जो जेंटल होते थे, और उन्हीं को सिलेक्ट करते थे फॉर ब्रीडिंग, ताकि उनके ब्रीडिंग मतलब उनके जैसे और एनिमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था, पाला था, और जिन प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया था वो वाइल्ड एनिमल्स से और वाइल्ड प्लांट्स से काफ़ी अलग थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टीथ, दांत हैं या हॉर्न है वाइल्ड एनिमल के, वो तो बड़े होते थे, लार्ज होते थे, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स के टीथ वगैरह हैं वो स्मॉल होते थे। जैसे साथ में देखो पिक्चर भी दिखाई है, इस पिक्चर में आपको अपने आप ही दूर से ही क्लियर हो रहा है कि ये वाले जो टीथ हैं ये तो वाइल्ड एनिमल के हैं, ये वाले जो टीथ हैं ये किसके हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल के टीथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा है आपके पास, डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यस, ग्रेजुअल मतलब स्लो प्रोसेस, जो धीरे धीरे होता है, और ये धीरे धीरे वर्ड के कई पार्ट्स में ये प्रोसेस स्लोली हुआ है। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन शुरू हुई, और वर्चुअली धीरे धीरे सारे प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में वो सारे इसी डोमेस्टिकेशन का ही रिज़ल्ट हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर, जो कुछ प्लांट्स सबसे पहले शुरू में डोमेस्टिकेट हुए थे वो वीट और बार्ले हैं। वीट और बार्ले एज यू नो है ना, कनक एंड बार्ले मतलब बाजरा। जो द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूडेड शीप एंड गॉट, और जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट होने वाले एनिमल्स थे वो थे शीप और गॉट। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, आप ऑडियो सुनते रहो और अपनी बुक भी खुली रखो, क्योंकि स्क्रीन पे आपको स्मॉल नज़र आ रहा है ना, दैट्स वाई, और अपनी बुक भी आप ओपन ही रखो, ठीक है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक। इफ़ यू प्लांट अ सीड, देखो अगर हम किसी सीड को प्लांट करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि उसमें उसको ग्रो होने में टाइम लगता है।
सेवरल किसी बीजों को बनने में सेवरल डेज़ भी लगते हैं, हफ्ते, महीने, और कई फसलें ऐसी होती हैं जिनको ग्रो होने में एक पूरा साल लग जाता है। तो व्हेन पीपल बिगेन, जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया तो इसका मतलब क्या हुआ, दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनको काफ़ी लंबा टाइम उसी जगह पे स्टे करना पड़ता था, प्लांट्स को लुक आफ्टर करना पड़ता था, क्योंकि प्लांट्स को पानी भी देना है, वाटरिंग करनी है, वीडिंग भी करनी है, यानी कि जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं, प्लांट्स के साथ जो फालतू पौधे उग गए उनको निकालना है, और ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो पक्षी या कोई एनिमल्स फसल को ख़राब करते हैं उनको भी भगाना है, और जब तब तक फसलों का ध्यान रखना होता था जब तक वो राइपन्ड ना हो जाएं, पक ना जाएं, और उसके बाद उन्होंने ग्रेन को, अनाज को यूज़ करना होता था केयरफुली। तो इससे आपको क्या समझ आया, न्यू वे ऑफ लाइफ इसका टाइटल क्यों है। इससे आपको ये समझ आता है कि प्लांट्स की रखवाली करने के लिए उन्हें एक जगह पे टिके रहना पड़ने लग गया। नेक्स्ट स्टेंजा देखो, तो उनके जीवन का एक नया तरीका हो गया ना, ठीक है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर, अब जो अनाज है, अब ध्यान से सुनते रहो सारी बात, कि अब उनके जीवन का एक नया तरीका आ गया। पहले उन्होंने फार्मिंग सीख ली, फिर उन्होंने हार्डिंग सीख ली, अब उनके जीवन का जो ढंग है वो बदल गया। पहले वो वॉन्डरर था, ह्यूमन बीइंग घूमता फिरता रहता था फूड की तलाश में, ठीक है, फूड को गैदर करता था। अब फार्मिंग ने उसे क्या कर दिया, उसे एक जगह पे सेटल होना सिखा दिया, ठीक है, एक जगह पे टिक के रहना सिखा दिया। अब जब वो अनाज ग्रो कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा भी तो ग्रो हो रहा है अनाज। अब सेकंड स्टैंजा में देखो कि जो ग्रेन है उसे अब स्टोर करना है, कि स्टोर करना है मतलब संभालना है, इन फ्यूचर फूड के पर्पस के लिए भी और एज अ सीड यूज़ करने के लिए भी। तो लोगों ने तरीके सोचे भी कैसे इसे स्टोर करना है। बहुत सारी सिटीज़ में तो लार्ज पोर्ट्स में क्ले की जो मिट्टी होती है उसके पोर्ट बनाए गए, उसमें अनाज संभाला गया, या फिर बास्केट्स, टोकरियाँ बुनी गई, या फिर कई जगह पे तो ग्राउंड में ज़मीन को खोद के पिट्स बना के वहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया गया। तो डिफरेंट वेज़ हैं ग्रेन को स्टोर करने के। अब ग्रेन तो स्टोर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास स्टोरिंग एनिमल्स। अब आप कहोगे मैडम एनिमल्स को कैसे स्टोर कर लिया। देखो बच्चे, अब घर में किसी के गाय रखी हो, ठीक है, तो ब्रीडिंग की तरीके से और गाय प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो इस तरह से एनिमल्स को भी स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स अपने आप ही मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर वो एनिमल्स को लुक्ड आफ्टर करते केयरफुली तो वो उनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, और वो सोर्स ऑफ फूड भी हैं, एनिमल्स मीट प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने एनिमल्स को भी पालना शुरू किया, और वो भी एक तरह से स्टोर ऑफ फूड ही हो गया, ठीक है। स्टोरिंग एनिमल्स मतलब स्टोरिंग फूड, एक ही बात होगी। अगर हमारे पास एनिमल हैं, एनिमल दूध दे रहे हैं और उनसे मीट मिल रहा है और भी चीज़ें मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली फूड भी स्टोर हो गया। तो इस स्टैंजा में आपने क्या पढ़ा, न्यू वे ऑफ लाइफ, जिसमें आपने देखा कि प्लांट्स को संभालने के लिए वो एक जगह पे टिक के रहने लगे और वो एनिमल्स को भी स्टोर करने लगे। अब नाउ नेक्स्ट स्टैंजा है आपके पास दिस वन, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब सबसे पहले फार्मर कौन बने और हर्डर्स कौन बने, तो इसका आंसर देखो, कहते ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर। अगर हम मैप में जाओगे ना, आप पिछले चैप्टर के मैप में, तो आप वहाँ पे देखोगे कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को काफ़ी एविडेंस मिले हैं सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स के, और ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको कई जगह पे मिलेंगे फार्मर्स और हर्डर्स, ठीक है। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट की बात करें तो वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, आज के टाइम के कश्मीर में, एंड द ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ईस्ट इंडिया आपको पता है ना, गुजरात वाली साइड पे, उस टाइम पाकिस्तान का एरिया भी लगा लो, वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी थी। और साउथ इंडिया, ठीक है, इंडिया के साउथ में, आप पिछले चैप्टर के मैप में जाके देखना, वहाँ से आपको दिख जाएगा, वहाँ पे ब्लू कलर के स्क्वायर बने हुए हैं चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, टू फाइंड आउट whether these sites were settlements of farmers and herders।
अब आप सोचते होंगे कि मैडम आपने बता दिया कि इन जगहों पे सबसे पहले फार्मर और हर्डर थे। आप कहोगे कि मैडम ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि यही जगह है जहाँ पे सबसे पहले फार्मर और हर्डर थे। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ को पता करने के लिए साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस। साइंटिस्ट्स ने, जो विज्ञानी थे, उन्होंने एविडेंसेस का, सबूतों का विश्लेषण किया प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स को। वहाँ पे जो ज़मीन में दबी हुई बोन्स मिली प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको स्टडी किया। और एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूडेड रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। वहाँ पे जो एक चीज़ मिली थी वो थी जला हुआ अनाज, उसको स्टडी किया। वो अनाज किसी भी वजह से जला हो सकता है, एक्सीडेंटली भी जला हो सकता है या कोई पर्पसली भी किसी ने जलाया हो सकता है। हमें क्या पता कि उस टाइम के क्या सर्कमस्टांसिस थे। तो वो मिला है एनिमल्स बोन्स और बर्नड ग्रेन, वहाँ से मिला है। साइंटिस्ट्स ने क्या किया, इस ग्रेन को आइडेंटिफाई किया एंड सो वी नो दैट, तभी इसीलिए हमें पता चला, आइडेंटिफाई करने का मतलब है भी ये पता लगाया भी ये कौन सा ग्रेन है। उसी से फिर हमें पता चला कि उस टाइम के लोग कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी फसलें ग्रो होती थी। दे कैन आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और इसी तरह से एनिमल्स की बोन्स को भी पहचाना गया। तो इन तरीक़ों से हमें समझ आया, साइंटिस्ट्स ने स्टडी करके हमें बताया है भी कौन सी जगहें हैं इंडिया में जहाँ पे सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स आए थे। नेक्स्ट आपके सामने टेबल है बच्चे। टेबल ये है, टेबल में ये दिखाया है, सबसे पहले इधर लिखा है ग्रेन्स एंड बोन्स, कौन कौन से ग्रेन्स और कौन कौन से एनिमल की बोन्स मिली, और ये है साइट्स मतलब किस जगह से। तो इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जैसे वीट, बार्ले, शीप, गॉट, कैटल, ये मिले मेहरगढ़ से, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है। फिर है राइस या फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, ये मिले हमें कोल्डिवा से, जो कि आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में है। और राइस कैटल है नेक्स्ट, ये मेहरगढ़ के हैं। फिर वीट एंड लेंटिल होती है दालें, जैसे अब मसूर की दाल यू कैन से, ये मिली आपको करल से, जो आज के टाइम में कश्मीर में है। नेक्स्ट वीट, लेंटिल, डॉग, कैटल, ये मिले ब्रज़ोहम, जो कि आज के टाइम में कश्मीर में है। फिर वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बुफेलो ऑक्स, ये शिरहंद जो बिहार में है। नेक्स्ट मिलेट्स, कैटल, शीप, ये हलूर जो आज के टाइम में आंध्र प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट है ब्लैक ग्राम, मिलेट्स, कैटल्स, ये मिले आपको पेमापली जो कि आंध्र प्रदेश में है। कि दीज आर जस्ट सम ऑफ द साइट, ये कुछ के साइट्स है बेटे, नॉट ऑल, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे है टूवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। देखो सबसे पहले हमने शुरू में चलते हैं चैप्टर के, पहले वैरायटीज़ ऑफ फूड पढ़ा। मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग तरह के खाने हम खाते हैं क्योंकि अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है, उस हिसाब से अलग अलग तरह के फूड ग्रो होते हैं। फिर हमने पढ़ा द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, जिसमें फार्मिंग कैसे शुरू हुई और हर्डिंग एनिमल्स को पालना कैसे शुरू हुआ, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लांट्स की सुरक्षा करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एक जगह पे टिके रहना पड़ता है, और उन्होंने एनिमल्स को स्टोर करना शुरू किया, जेंटल एनिमल्स को, ठीक है। फिर हमें इन फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में कैसे पता चला, साइंटिस्ट्स ने स्टडी की, उससे पता चला। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ गया टूवर्ड्स द सेटल लाइफ। अब देखो, अब इन अर्ली ह्यूमंस ने सेटल होके रहना शुरू कर दिया। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट्स को हट्स मिली, हट्स या हाउसेस के कुछ एविडेंस मिले, जैसे कि बुरजोहोम में, जो कि आज के टाइम में कश्मीर में है। लोग वहाँ पे पिट हाउसेस बनाते थे। पिट हाउसेस क्या, कौन से हाउसेस होते हैं, जो ज़मीन को खोद के बनाए जाते हैं, डग करके ज़मीन को बनाए जाते हैं, और नीचे की तरफ जिसमें पौड़ियाँ जाती हैं, स्टेप्स चलती हैं नीचे की तरफ, वो पिट हाउसेस होते हैं। दीज हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। अब वो जो अर्थ के नीचे ग्राउंड में डग करके वो बनाते हैं पिट हाउसेस, उसका मतलब होता है कि वहाँ पे उन्हें सर्दियों में ठंड नहीं लगती, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट को कुकिंग हर्थ्स भी मिले हैं। हर्थ होते हैं बच्चे चूल्हे, पुराने टाइम में चूल्हों पे खाना बनता था ना,
वो घर के हट के अंदर भी थे और बाहर भी थे। इससे ये क्लियर होता है कि वो वेदर के अकॉर्डिंग खाना बनाते थे। ठीक है, भी अगर इंडोर बनाना है खाना या आउटडोर बनाना है, अकॉर्डिंग टू वेदर दे डू इट। नेक्स्ट है ड्रॉ ए पिट हाउस। चलो, कहते हैं स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड मैनी साइड्स एज वेल। जो पत्थर के टूल्स हैं, स्टोन टूल्स तो आपको पता ही है कि इस्तेमाल करते थे ये, इनके पास टूल्स थे ही स्टोन के। तो ये मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट। अब जो पैलेलिथिक एज थी उसमें स्टोन टूल्स अलग तरह के होते हैं, एंड जो न्यूलिथिक एज है उसमें स्टोन टूल अलग तरह के होते हैं। अब जो न्यूलिथिक एज के स्टोन टूल हैं बच्चे, वो पॉलिश्ड हैं और उनको फाइन कटिंग एजेस है, वो तिखे हैं उनके किनारे। और जैसे कि मॉर्टर्स एंड पेस्टल, जैसे कि आप कहते हो ना ओखली और मूसल, जिसमें चटनी बनाते हैं आपके घर में मम्मा वगैरह, पुराने ज़माने में बनाते थे, आजकल तो मिक्सी में बनती है। तो वो मॉर्टर एंड पेस्टल वो भी इसी टाइम में बने। उसका इस्तेमाल ये ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, अनाज को पीसने के लिए करते थे, या कोई और प्लांट प्रोडक्ट है उसको पीसने के लिए ये मॉर्टर और पेस्टल का इस्तेमाल करते थे। मॉर्टर और पेस्टल का यूज़ आज भी की, देखो इतने साल, सेवरल थाउजेंड ईयर्स हो गए, अभी भी उसका इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने में। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ मॉर्टर एंड पेस्टल होता कैसे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मॉर्टर एंड पेस्टल। देखा ना आपने अपने घर पे इसे, इसका इस्तेमाल देखो उस टाइम से हो रहा है, ग्रेन को करने के लिए, पीसने के लिए, और प्लांट प्रोडक्ट को पीसने के लिए। देखो सेवरल थाउजेंड ईयर्स हो गए, अभी भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी टाइम पे सेम टाइम पे टूल्स पैलेलिथिक टाइप्स। देखो ये ऐसा नहीं है कि अगर न्यूलिथिक टाइप में ज़्यादा कटिंग एजेस वाले प्रॉपर टूल्स आ गए तो जो टूल्स पैलेलिथिक एज में बने थे वो यूज़ नहीं हो रहे, उनका यूज़ भी कंटिन्यूसली हो रहा है। और ये बात भी याद रखना बच्चे कि कुछ टूल्स बोन्स के भी बने हुए होते थे, सारे टूल्स स्टोन के भी नहीं थे। नेक्स्ट चलो आप नीचे, मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स। ठीक है, मिट्टी के कई बर्तन भी मिले हैं और उनको डेकोरेट भी किया हुआ था, सजाया भी हुआ था। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और उनका इस्तेमाल खाने को स्टोर करने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए किया जाता था। पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स एंड कुकिंग फूड। इन पोट्स का इस्तेमाल, देखो साथ में दिखाया भी हुआ ना बर्तन, इन पोट्स का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए और खाने को संभालने के लिए भी किया जाता था। और संभालना कौन सा अनाज जाता था, स्पेशली राइस, वीट या फिर लेंटिल्स, दालें, इन सब चीज़ों को संभाला जाता था इन अर्थन पोट्स में। एंड इसके बिना इन्होंने क्लॉथ को वीव करना सीख लिया था, जो कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल का क्लॉथ ये बनाने लगे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन का, ठीक है, दैट कुड नाउ बी ग्रोन, जो कि ग्रोन होनी शुरू हो गई थी। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड एट ऑल एट वंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या चीज़ें सभी जगह बदली, एंड ऑल एट वंस, और सभी एक साथ। तो इसका आंसर है नो। कई जगह पे मैन एंड वुमेन अभी भी हंट कर रहे थे, अभी भी गैदरिंग ऑफ फूड कर रहे थे, और किसी दूसरी जगह में वो लोग फार्मिंग करने लगे थे और हर्डिंग करने लगे थे। ठीक है, और ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, यानी कि ये प्रोसेस चल रहा था बच्चे। बिसाइड इट सम केसेस, कई केसेस में तो पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज़, लोग दोनों चीज़ें कर रहे हैं। डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, किसी एक टाइम पीरियड में तो वो फार्मिंग कर रहे हैं और किसी दूसरे टाइम पीरियड में वो वही लोग हंटिंग भी कर रहे हैं। यानी कि ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि हंटर गैदरर्स ने जब फार्मिंग और हर्डिंग करनी शुरू की तो उन्होंने हंटिंग और गैदरिंग बंद कर दी, ऐसा नहीं था। दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली भी चल रहे थे। व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमें कुछ डजन टेल्स डायरेक्टली अबाउट दिस, उस टाइम के लोगों के क्या कस्टम्स थे, क्या रीति रिवाज थे, उनके बारे में हमें ज़्यादा डायरेक्टली सीधे तौर से नहीं बताया। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइफ्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। स्कॉलर्स ने आज के टाइम के फार्मर्स की भी स्टडी की है जो सिंपल एग्रीकल्चर करते हैं, एंड उन्होंने हर्डर्स की लाइफ की भी स्टडी की है।
मैनी ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। तो उन्होंने यही बताया कि ये जो फार्मर्स थे, जो हर्डर्स थे, ये ग्रुप्स में रहते थे जिनको कि हम ट्राइब कहते हैं। ट्राइब मतलब कबीला। स्कॉलर्स फाइंड दैट कि दे फॉलो सर्टन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियर एज वेल। स्कॉलर्स ने ये बताया है कि वो कुछ ना कुछ कस्टम्स और प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल तो ज़रूर करते थे उस टाइम के लोग। नेक्स्ट है बच्चे, जस्ट वेट। यूजुअली 2 और 3 जनरेशन्स, आमतौर पे 2 या 3 जनरेशन्स इकट्ठी रहती थी स्मॉल सेटलमेंट्स में या विलेजेस में। 2 या 3 जनरेशन्स, ठीक है। ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती थी रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फ्रॉम अ ट्राइब, एक दूसरे को वो जानते होते थे, अपनी ट्राइब की सारी फैमिलीज़ को वो जानते होते थे। मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब, एक ट्राइब के लोग फॉलो ऑक्यूपेशंस, उनके कामकाज क्या होते थे? हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग और या फिशिंग करना। ये सारे कामकाज ट्राइब के लोग करते थे। आमतौर पे जो वुमेन होती थी वो सारा एग्रीकल्चर वर्क करती थी। एग्रीकल्चर वर्क में क्या कुछ आ गया? ग्राउंड को प्रिपेयर करना, फिर उसमें बीज बोना, फिर प्लांट को लुक आफ्टर करना और हार्वेस्टिंग करना, ग्रेन को काटना वगैरह। जो बच्चे होते थे वो प्लांट्स को लुक आफ्टर करते थे, एनिमल्स और बर्ड्स से को भगाते थे ताकि वो फसलों को ख़राब ना कर दें। और जो वुमेन थी उसने ग्रेन ग्राइंड करना है, हश्क, थ्रैश, ये सारी एक्टिविटीज़ वुमेन करती थी। मैन जो थे यूजुअली लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर। मैन जो थे वो अपने एनिमल्स को लेके जाते थे उनको चारा चरवाने के लिए। बच्चे लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स, बच्चे स्मॉल फ्लॉक्स को भी टेक केयर करते थे। क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग, दूध निकालना, एनिमल्स को साफ़ करना, ये काम मैन एंड वुमेन दोनों कर लेते थे। बोथ वुमेन एंड मैन दोनों ही मिलके पोट्स बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे और हर्ट्स बनाते थे। दे आर टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग और डेकोरेटिंग देयर हर्ट्स। इन सब में वो दोनों पार्टिसिपेट करते थे। दिस इज़ अ जर्नल, आपको एक बताया हुआ है कि ट्राइब में लोग किस तरह से रहते थे। नेक्स्ट है, सम मैन आर रिगार्डेड एज लीडर्स। कुछ मैन जो होते थे वो लीडर्स बन जाते थे। वो ओल्ड भी हो सकते हैं, बूढ़े हो हैं, या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं, यंग लोग भी लीडर हो सकते हैं, या कोई योद्धा है, ब्रेव वॉरियर है, या कोई पंडित है। तो ये इस तरह के लोग लीडर्स बनते थे। जो ओल्ड वुमेन्स हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी उनके विजडम और एक्सपीरियंस के लिए। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन। हर ट्राइब का अपना एक ख़ास ट्रेडिशन होता था। हर ट्राइब की अपनी एक लैंग्वेज, अपना म्यूज़िक, अपनी कहानियाँ, अपनी पेंटिंग्स होती थी और उनके अपने देवी देवता भी होते थे, गॉड गॉडेसेस भी उनके अपने होते थे। एक ट्राइब डिफरेंट होता था आजकल की सोसाइटी से, ठीक है। यू विल बी स्टडिंग अबाउट इज़ दैट लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड वाटर आर रिगार्डेड एज द वेल्थ ऑफ द एंटायर ट्राइब। उस टाइम उनके पास जितनी ज़मीन है, जंगल हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वो सारे के सारे ट्राइब के होते थे और हर कोई शेयर करता था मिलके, इकट्ठे मिलके उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते थे रिच और पुअर के बीच में। यस बच्चे।